नमस्कार। सफलता क्या ये किस्मत का खेल है या फिर कड़ी मेहनत का फल? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब सोचते हैं, है ना? तो चलिए आज रामधारी सिंह दिनकर की एक जबरदस्त कविता उद्यमी नर में उतरते हैं और जीवन के इसी सबसे बड़े सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। तो सवाल बहुत सीधा सा है। क्या हमारा भविष्य पहले से ही लिखा हुआ है या फिर क्या हम उसे खुद लिखते हैं? देखिए, ये वो सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं, और दिनकर की ये कविता हमें सीधा इसी बहस के बीचों बीच ले जाती है। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि कवि इस दुनिया को देखते कैसे हैं। उनकी नज़र में ये दुनिया ये छिपे हुए खजानों से भरी पड़ी है, लेकिन इन खजानों तक पहुंचने के रास्ते में ना एक बहुत बड़ा पेंच है। कविता की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया से। दिनकर जी कहते हैं कि कुदरत ने यानी नेचर ने हमें सब कुछ दिया है। जमीन के नीचे रत्न हैं, पेड़ों पर फल हैं, मतलब एक परफेक्ट जिंदगी जीने का सारा कच्चा माल यहीं मौजूद है। कहने का मतलब ये है कि इस धरती पर हर कोई खुश और अमीर हो सकता है। पर यहीं से कविता का असली संघर्ष शुरू होता है। ये जो दौलत है ना, प्रकृति इसे हमें थाली में सजाकर नहीं देती, बिल्कुल नहीं। इसे पाने के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है। ये कोई आसान चीज नहीं है। अच्छा, तो अब बात करते हैं उस सोच की, उस मानसिकता की जिससे कवि चैलेंज कर रहे हैं, और वो है भाग्यवाद। देखिए, ये मानना बहुत आसान लगता है, बहुत आरामदायक है कि भाई सब कुछ तो किस्मत का खेल है, लेकिन कवि के लिए ये सिर्फ एक खूबसूरत धोखा है, एक भ्रम। तो ये भाग्यवाद है क्या? मतलब सीधा सा है, जो होना है वो तो होकर रहेगा और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। कविता इसी पैसिव सोच को, इसी निष्क्रियता को चुनौती देती है। जो लोग इस पर यकीन करते हैं वो एक्शन लेने के बजाय बस हाथ पर हाथ धरे अपनी किस्मत का इंतजार करते रहते हैं। तो यहां ना दो तरह की सोच बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ है भाग्यवादी इंसान, जो किस्मत पर भरोसा करता है, इंतजार करता है और जो मिल जाए उसी में खुश हो जाता है। और दूसरी तरफ है उद्यमी व्यक्ति, जो अपनी मेहनत पर विश्वास करता है, अपना रास्ता खुद बनाता है और मुश्किलों को हराकर आगे बढ़ता है। मतलब एक है पैसिव तो दूसरा है एक्टिव। तो सवाल ये उठता है कि इस भाग्यवादी सोच का कवि जवाब क्या देते हैं? और उनका जवाब बहुत पावरफुल है। वो कहते हैं कि इस दुनिया को चलाने वाली असली ताकत कोई छुपी हुई किस्मत नहीं है, बल्कि इंसान की अपनी मेहनत है। और यही एंट्री होती है हमारी कविता के हीरो की, उद्यमी नर। अब ये कोई एक इंसान नहीं है, बल्कि ये एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है। ये उस हर इंसान का सिंबल है जो अपनी मेहनत पर यकीन करता है, अपनी किस्मत पर नहीं। प्रकृति नहीं डरकर झुकती है कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से। वाह, ये लाइनें इस कविता का दिल हैं। कवि साफ साफ कह रहे हैं कि प्रकृति किसी किस्मत के जोर से नहीं झुकती, वो तो इंसान की कोशिश, उसके श्रम जल यानी मेहनत के पसीने के आगे हार मानती है। यहां मेहनत को ही सबसे बड़ी ताकत बताया गया है। दिनकर के हिसाब से कामयाबी का रास्ता बड़ा सीधा साधा है। स्टेप 1, प्रकृति अपने खजानों को छिपाकर रखती है। स्टेप 2, उद्यमी इंसान उसे खोजने के लिए स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है। और स्टेप 3, अपनी कड़ी मेहनत के दम पर वो उस खजाने को हासिल कर लेता है और उसका सुख भोगता है। सिंपल। अब यहां से ना कवि अपनी बात को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाते हैं। वो कहते हैं कि ये जो भाग्यवाद है, ये सिर्फ एक गलत फिलॉसफी नहीं है, बल्कि ये समाज को नुकसान पहुंचाने वाला एक खतरनाक हथियार भी है। भाग्यवाद पाप का आवरण, यानी किस्मत पाप के ऊपर एक पर्दा है। ये बहुत भारी शब्द हैं। इसका मतलब क्या है? कवि का तर्क है कि किस्मत का ये आइडिया सिर्फ एक बहाना बन जाता है, एक नकाब जिसके पीछे शोषण करने वाले लोग अपने पापों को छिपाते हैं। तो ये पाप का आवरण काम कैसे करता है, जरा समझिए। एक इंसान दिन रात पसीना बहाता है, मेहनत करता है, और दूसरा इंसान आकर उसकी मेहनत का फल छीन लेता है और क्या कहता है? ये तो मेरी किस्मत में लिखा था। कवि कहते हैं ये किस्मत नहीं, ये सीधा सीधा शोषण है, ये किसी और का हक मारना है। और अब कविता अपने सबसे तीखे, सबसे धारदार मोड़ पर आती है। यहां कवि भाग्यवाद के खोखले तर्क की धज्जियां उड़ाने के लिए एक के बाद एक चुभते हुए सवाल दागते हैं। पहला सवाल, अगर भाग्य ही सब कुछ है, तो ये धरती अपने आप अपने अंदर छिपे रत्न बाहर क्यों नहीं उगल देती? हमें खदानों में जाकर इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है?
अगला सवाल जो उतना ही पावरफुल है, अगर किस्मत ही अनाज देती है तो किसान सिर्फ बीज बोकर घर क्यों नहीं बैठ जाता? उसे खेतों को पानी से सींचने की जरूरत क्यों पड़ती है? और फिर आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, कोई भी इंसान सिर्फ किस्मत का नाम लेकर तिजोरी से अपना खजाना क्यों नहीं ले आता? जवाब बिल्कुल साफ है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। दौलत कमाने के लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ये सवाल साबित कर देते हैं कि कर्म के बिना, एक्शन के बिना भाग्य सिर्फ एक खोखला शब्द है और कुछ नहीं। तो अगर असली ताकत भाग्य नहीं है तो फिर क्या है? चलिए अब कविता के आखिरी और सबसे मोटिवेटिंग मैसेज की तरफ चलते हैं, जो हमें बताता है कि किसी भी समाज की असली किस्मत आखिर है क्या। कविता का निचोड़, उसका निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। किसी भी समाज की असली किस्मत सितारों में नहीं लिखी होती, वो लिखी होती है उसके लोगों के बाजुओं की ताकत में, यानी उनके भुजबल में, और उनके परिश्रम में, यानी उनके श्रम में। दिनकर जी के लिए यही असली और एकमात्र भाग्य है। और यहीं पर दिनकर जी हमें कविता के सबसे शक्तिशाली और नैतिक संदेश पर लाकर छोड़ते हैं। जिसने श्रम दिया उसे ही पहले सुख पाने का अधिकार है। ये न्याय का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। कवि के अनुसार कुदरत के इनामों पर पहला हक उसका है जिसने पसीना बहाया है, न कि उसका जो सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठा रहा। और जरा सोचिए, ये एक ऐसा विचार है जो आज भी उतना ही और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है।